आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का चौथा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 3 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रुद्र उसे ऐसे जल्दी जल्दी जाते देख मुस्कुरा दिया और खुद भी रूम की तरफ बढ़ गया। उसने वहाँ जाकर देखा तो आस्था वही खड़ी कुछ सोच रही थी। रुद्र उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, फ्रेश नहीं होना है? आस्था ने नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, नहीं, मतलब होना है, पर वह कपड़े। यह बोलकर वह चुप कर गई। रुद्र ने एक पल उसे देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर अलमारी की तरफ ले जाते हुए बोला, आपके सारे कपड़े और ज़रूरत का सारा सामान यहाँ इस अलमारी में है। अगर कुछ रह गया हो तो आप चेक करके बता सकती हैं। मैं कल सुबह ही उसे मंगवा दूंगा। नहीं तो आप विमला काकी, जो यहाँ की देखरेख करती हैं और खाना बनाती हैं, आप उनको बता देना, वह आपको मंगवा देंगी। यह बोलकर उसने अलमारी खोल दी और साइड में हटकर खड़ा हो गया। आस्था ने अलमारी की तरफ देखा जहाँ उसकी ज़रूरत का सारा सामान था, साड़ियों से लेकर सूट तक, यहाँ तक कि वेस्टर्न ड्रेस भी थी। पर आज तक आस्था ने कभी वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहने थे। तभी रुद्र उसे देखते हुए बोला, आप जल्दी से फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर करेंगे। आस्था ने हाँ में गर्दन हिलाई और फिर अपने लिए एक सिंपल सा सूट निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। वही रुद्र बेड पर बैठकर उसका इंतजार करते करते अपना फ़ोन देखने लगा, जिसमें उसकी बहुत सारी मेल आई हुई थी। वह वही चेक करने लग गया। कुछ देर बाद आस्था वॉशरूम से बाहर आई तो रुद्र उसका हाथ पकड़कर नीचे आ गया और डाइनिंग हॉल की तरफ ले गया। उसने आस्था को चेयर पर बिठाया और खुद भी बैठ गया। सर्वेंट ने दोनों को डिनर सर्व किया। दोनों चुपचाप अपना अपना डिनर करने लगे। डिनर करने के बाद रुद्र आस्था को लेकर लिविंग रूम में आ गया। उसने सभी सर्वेंट को वहां बुला लिया और आस्था के बारे में बताते हुए बोला, यह आस्था है, मेरी वाइफ और आप सबकी मैडम। जैसे आप लोग मेरी इज्जत करते हैं, वैसे आपको इनकी भी इज्जत करनी होगी और यह जो भी कहे वह सब करना होगा। उसकी बात सुनकर सारे सर्वेंट हैरान हो गए कि उनके बॉस ने शादी कर ली है, पर सब खुश थे। सबने जी बॉस कहा। रुद्र ने सबको जाने के लिए कहा और फिर आस्था का हाथ पकड़कर ऊपर अपने रूम में आ गया। वही आस्था उसे देखे जा रही थी। रूम में आकर रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, आप बेड पर सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पर सो जाऊंगा। यह बोलकर वह सोफे की तरफ बढ़ गया। वही उसकी बात सुनकर आस्था बोली, नहीं, आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं सोफे पर सो जाऊंगी। वैसे भी सोफा छोटा है, आप वहाँ अच्छे से लेट नहीं पाएंगे। रुद्र, मैं अच्छे से सो जाऊंगा, पर आप बिस्तर पर सो जाइए। यह बोलकर वह जाकर सोफे पर लेट गया। वही आस्था खड़ी उसे देखती रही। उसे रुद्र का सोफे पर सोना अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी वजह से रुद्र को सोफे पर सोना पड़ रहा था। रुद्र के बोलने पर वह जाकर बिस्तर पर लेट गई। वह अभी भी रुद्र की तरफ देख रही थी, जो सोफे पर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। सोफा छोटा होने की वजह से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। तभी आस्था अपनी जगह से उठी और उसके पास जाकर बोली, सुनिए। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्या हुआ, आप सोई नहीं? आस्था ने उसकी बात सुनी और धीरे से बोली, आप प्लीज बेड पर सो जाइए, आप यहाँ अच्छे से नहीं सो पा रहे हैं। उसकी बात सुनकर रुद्र उठकर बैठ गया और बोला, मैं ठीक हूँ, आप बेड पर सो जाइए। पर असल बात तो यह थी कि उसे सच में सोफे पर सोने में तकलीफ हो रही थी। एक तो वह सोफा छोटा था, दूसरा उसे शर्टलेस सोने की आदत थी, पर आस्था की वजह से वह शर्टलेस नहीं हो सकता था। उसकी बात सुनकर आस्था बोली, देखिए, मुझे आदत है, आज तक तो मैं ज़मीन पर ही सोती आई हूँ, इसलिए मुझे सोफे पर सोने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको यहाँ तकलीफ हो रही है। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखता रहा। वह यही सोच रहा था कि वह सोफे पर अच्छे से सो नहीं पा रहा है, तो उसके सामने खड़ी लड़की, जो अब उसकी बीवी है, वह कैसे ज़मीन पर सोई होगी। वह यही सब सोच रहा था। जब उसे कोई जवाब ना देते देख आस्था थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, ठीक है, तो आप भी बिस्तर पर ही सो जाइए। वैसे भी बिस्तर काफ़ी बड़ा है, तो एक साइड आप सो जाना और दूसरी साइड मैं सो जाऊंगी। यह बोलकर उसने अपना सर झुका लिया। उसकी बात सुनकर रुद्र थोड़ा हैरान हो गया, पर फिर बोला, आर यू श्योर? आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? आस्था ने ना में गर्दन हिलाई तो रुद्र उठकर बेड की तरफ आ गया। वह एक तरफ लेट गया तो आस्था भी धीरे से दूसरी तरफ लेट गई। रुद्र सीधा लेटा हुआ था, उसकी आंखें बंद थी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी।
वह आस्था को अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वह जानबूझकर सोने का नाटक कर रहा था। वही आस्था भी सीधी लेटी हुई थी और सीलिंग को देख रही थी। नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। बेशक रुद्र अब उसका पति था, पर फिर भी दोनों में एक हिचकिचाहट थी जो लाजमी भी थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को ज़्यादा जानते भी तो नहीं थे। 2 दिन पहले ही तो वह दोनों मिले थे। आस्था के मन में अपनी बीती जिंदगी की बातें चल रही थी। वह यही सोच रही थी कि क्या वह इस नए रिश्ते को अपना पाएगी, क्या वह रुद्र को वह सारी खुशियां दे पाएगी जो एक पति को अपनी पत्नी से चाहिए होती है। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो रुद्र के साथ गलत होगा। रुद्र ने उसका उस समय पर साथ दिया था जब उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था और उस पर बहुत बड़े इल्जाम लगाए थे। तो वह कैसे उस इंसान के साथ गलत कर सकती है जिसने अजनबी होकर भी उसका साथ दिया था। यही सब सोचते सोचते पता नहीं कब वह नींद की आगोश में चली गई। वही रुद्र जो आंखें बंद किए बस सोने का नाटक कर रहा था। कुछ देर बाद उसे खुद पर भार महसूस हुआ। उसने आंखें खोलकर देखा तो आस्था उसके पेट पर एक हाथ रखे आराम से सो रही थी। शायद नींद में ही उसने रुद्र के पेट पर अपना हाथ रख लिया था। रुद्र ने धीरे से उसकी तरफ करवट ली और उसके मासूम से चेहरे को देखने लगा। सोते हुए वह बिल्कुल बच्ची सी लग रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र ने अपनी उंगली से धीरे से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए कान के पीछे कर दिया। वह एकटक प्यार से उसके चेहरे को निहार रहा था। रुद्र के चेहरे पर आस्था को देखते हुए एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह धीरे से आस्था के और भी करीब हो गया और प्यार से उसके माथे को चूमते हुए बोला, कभी सोचा नहीं था कि फिर से इस राह पर चलूंगा, फिर से कभी इस दिल में किसी के लिए एहसास जगेंगे, लेकिन आपने इस बेजान परे दिल को एक बार फिर धड़कने पर मजबूर कर दिया। आप नहीं जानती कि इन 2 दिनों में ही आप मेरे दिल में इस कदर समा गई हैं कि अब यह दिल आपके बिना रहना नहीं चाहता है। आप मेरे दिल का सुकून बन गई हैं और अब मैं आपको खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। यह बोलकर उसने एक बार और आस्था का माथा चूम लिया और उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद वह भी नींद की आगोश में चला गया। सुबह जब रुद्र की आंख खुली तो उसने देखा कि आस्था उसके पास नहीं थी। उसने इधर उधर देखा, तभी उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आई। रुद्र समझ गया कि आस्था भी वॉशरूम में है। वह उठा और दूसरे रूम की तरफ बढ़ गया। रुद्र दूसरे रूम में जाकर फ्रेश हुआ। उसके बाद अपने जिम की तरफ बढ़ गया। वही आस्था जब वॉशरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि रुद्र अभी रूम में नहीं है। यह देखकर उसने चैन की सांस ली। उसे याद आया कि जब वह उठी थी तो उसने खुद को रुद्र की बाहों में पाया था। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर रखा था। आस्था कुछ देर तक उसके चेहरे को देखती रही जो उसे प्यार से अपनी बाहों में भरी सुकून से सोया हुआ था, और उठकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। आस्था यही सब सोच रही थी क्योंकि उसे ऐसे रुद्र के सामने जाने में अजीब लग रहा था, पर फिर भी उसने अपने सर को झटका और तैयार होकर नीचे चली गई। वह नीचे आई और इधर-उधर देखने लगी। सभी सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे। आस्था ने एक सर्वेंट को मंदिर के बारे में पूछा तो सर्वेंट हैरान रह गया। वह फिर आस्था को लेकर पूजा घर की तरफ चला गया। सर्वेंट ने आस्था को पूजा घर के सामने छोड़ा जो मेंशन में एक तरफ बना हुआ था। सर्वेंट वही बाहर ही खड़ा रहा क्योंकि वह सब लोग जानते थे कि रुद्र को इस घर में पूजा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, पर वह आस्था को कैसे बताए उसे समझ नहीं आ रहा था। आस्था ने पूजा घर की तरफ देखा। वहां एक बहुत प्यारी राधा कृष्ण की मूर्ति थी। मंदिर वैसे तो पूरा साफ सुथरा था, पर वहां देखकर यह साफ पता चल रहा था कि उस मंदिर में कोई पूजा नहीं करता है। आस्था ने अपनी चप्पल बाहर निकाला और पूजा रूम के अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा, पर वहां पूजा का कोई भी सामान नहीं था। उसने एक सर्वेंट की तरफ देखा और बोली, हमें पूजा का सामान चाहिए। उस सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। कुछ देर बाद वह पूजा में लगने वाला सारा सामान लेकर वहां आ गया। उसने आस्था को पूजा का सामान दिया और बोला, यह लीजिए मेम साहब। आस्था ने उससे सारा सामान लिया और पूजा की तैयारी करते हुए बोली, आप मुझे मेम साहब क्यों बोल रहे हैं? सर्वेंट ने उसकी बात सुनी तो बोला, क्योंकि आप हमारी साहब की बीवी हैं, इसलिए हमारी मेम साहब हुई। आस्था, आपका नाम क्या है? सर्वेंट, जी राजू।
उसका नाम सुनकर आस्था धीरे से मुस्कुराई और बोली, आप प्लीज हमें मेम साहब मत बोलो, आप हमारा नाम ले सकते हो। उसकी बात सुनकर राजू ने उसकी तरफ देखा और बोला, नहीं मेम साहब, साहब को पता चला तो वह बहुत गुस्सा करेंगे, हम आपका नाम नहीं ले सकते हैं। आस्था ने उस तरफ देखा और बोली, फिर ठीक है, आप हमें दीदी बोलना, पर प्लीज मेम साहब मत बोलना। राजू ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोला, जी दीदी। आस्था मुस्कुराई और वापस अपने काम में लग गई। राजू खड़ा होकर आस्था के बारे में यही सब सोच रहा था कि यह कितनी अच्छी हैं, इतनी खूबसूरत हैं और इतने बड़े इंसान की बीवी हैं, लेकिन इनमें जरा भी घमंड नहीं है। आस्था ने सारी तैयारियां की और पूजा करने लगी। ओ कान्हा, अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान, तेरी प्रेम दीवानी मुझको तू पहचान, मधुर सुना दो तान। आरती की आवाज़ जब जिम रूम में रुद्र के कानों में पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके घर में कोई भगवान की पूजा करे। वह गुस्से में जिम रूम से बाहर आया और तेजी से पूजा घर की तरफ बढ़ने लगा, पर नीचे आते आते उसके कदम फर्स्ट फ्लोर पर ही रुक गए। वह रेलिंग के पास खड़ा एकटक नीचे देखने लगा। वहां पूजा घर में हाथों में आरती की थाल लिए आस्था खड़ी अपने कान्हा की आरती कर रही थी। आस्था को देखते ही धीरे धीरे रुद्र का गुस्सा कम होने लगा। नीले रंग की सिंपल सी साड़ी, उसी से मैच करता ब्लाउज, हाथों में मैचिंग चूड़ियां, आंखों में काजल, होठों पर लिप बाम, इसके अलावा कोई मेकअप नहीं था। तभी रुद्र की नज़र उसकी मांग पर गई। वहां सिंदूर नहीं था। यह देखकर रुद्र को अच्छा नहीं लगा। आस्था ने अपनी पूजा पूरी की और पीछे मुड़ी तो देखा सभी सर्वेंट उसके पीछे हाथ जोड़े खड़े थे। उन्हें देखकर आस्था मुस्कुरा दी। वह सर्वेंट की तरफ बढ़ी और उन्हें आरती देने लगी। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ सबके कानों में पड़ी, जो किसी और की नहीं, रुद्र की माँ वसुंधरा जी की थी। कौन हो तुम, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर के मंदिर में जाने की? यह बोलकर वसुंधरा जी जलते हुए आस्था के सामने जाकर खड़ी हो गई। वही उनके ऐसे चिल्लाने से आस्था एकदम डर गई। उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। उसे यह भी नहीं पता था यह औरत है कौन। वह बस नजरें झुकाए खुद में ही सिमटी हुई खड़ी थी। वसुंधरा जी आस्था को घूरते हुए सभी नौकरों की तरफ देखकर बोली, और तुम लोगों को तो पता है ना कि किसी भी बाहर वाले का हमारे पूजा घर में जाना मना है। तुम लोग रुद्र के गुस्से को नहीं जानते हो। उसे नहीं पसंद कि कोई भी इस घर में पूजा करे। तुम लोगों ने इस अनजान लड़की को पूजा घर में जाने दिया। यह बोलकर वह फिर आस्था को घूरने लगी। तभी रुद्र जो सीढ़ियों पर खड़ा वह सब देख रहा था, वह नीचे आते हुए बोला, अनजान नहीं है यह। रुद्र की आवाज़ सुनकर सबने रुद्र की तरफ देखा। वसुंधरा जी भी रुद्र को देखने लगी। रुद्र चलते हुए आकर आस्था के पास खड़ा हो गया और उसके झुके चेहरे को देखते हुए बोला, अनजान नहीं है यह, और ना ही कोई बाहर वाली है। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी हैरानी से उसे देखते हुए बोली, रुद्र बेटा, तुम कहना क्या चाहते हो? और यह लड़की कौन है जो हमारे घर में हमारे ही मंदिर में पूजा कर रही थी? मुझे पता है तुम्हें नहीं पसंद कि कोई भी इस घर में पूजा करे या भगवान का नाम ले। रुद्र ने उनकी तरफ देखा और बिना किसी भाव के बोला, सही कहा आपने, मुझे नहीं पसंद कि कोई बाहरी इंसान मेरे घर में आकर मेरे ही मंदिर में पूजा करे। इसलिए तो आज तक आपको कभी इस घर के मंदिर में नहीं जाने दिया गया, क्योंकि यह घर आपका नहीं है। रुद्र की बात सुनकर वसुंधरा जी की मुट्ठियां गुस्से में कस गई, पर उन्होंने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया और रुद्र को देखते हुए बोली, माँ हूँ मैं तुम्हारी। तभी रुद्र उनकी बात बीच में ही काटते हुए बोला, मेरी माँ बहुत पहले ही मर चुकी हैं। जब मैं बहुत छोटा था, तो खुद को मेरी माँ कहना बंद कीजिए। मिसेज रौनक वसुंधरा प्रताप सिंह। यह बोलकर वह उन्हें घूरने लगा। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी गुस्से में बोली, आपके कहने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी कि हम आपकी माँ हैं। हमने आपको जन्म दिया है। तभी रुद्र भी उनकी तरफ देखकर गुस्से में बोला, मेरी माँ का श्राद्ध मैंने अपने पापा के साथ ही कर दिया था। आप मेरी माँ नहीं हैं और ना ही हो सकती हैं, क्योंकि अगर आप मेरी माँ होती तो मेरे पापा के मरने के 10 दिन बाद ही उनके भाई के साथ शादी नहीं कर लेती। आपने एक बार भी अपने मरे हुए पति के बारे में नहीं सोचा। आपने अपने बेटे के बारे में नहीं सोचा। आपको तो बस अपनी नई जिंदगी जीनी थी। उसकी बात सुनकर वसुंधरा जी के पास कोई जवाब नहीं था। वह फिर आस्था की तरफ देखते हुए बोली, ठीक है,
अगर मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ और मेरे पास हक नहीं है इस घर के मंदिर में पूजा करने का, तो यह कौन है जो इस घर के मंदिर में पूजा कर रही है? और जहाँ तक मुझे पता है, तुम्हें तो भगवान के नाम से नफरत है। तुम इस घर में किसी को भगवान का नाम तक नहीं लेने देते। तो यह कौन है जिसने तुम्हारे घर में पूजा की? पूजा करने के बाद भी तुमने कुछ नहीं कहा। आस्था जो कब से खरी उनकी बातें सुन रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पर इतना वह समझ गई थी कि सामने खड़ी औरत रुद्र की माँ है, मतलब उसकी सास। पर वसुंधरा जी की बात सुनकर वह भी रुद्र की तरफ देखने लगी। वही उनकी बात सुनकर रुद्र मंदिर के अंदर गया और भगवान की मूर्ति के सामने रखा थाल में से सिंदूर लेकर आस्था की मांग में भरते हुए बोला, बीवी है यह मेरी, मिसेज रुद्र आस्था प्रताप सिंह, इस घर की मालकिन। तो इन्हें पूरा हक है कि यह इस घर में कुछ भी कर सकती हैं, फिर चाहे वह भगवान की पूजा करना ही क्यों ना हो। यह बोलकर उसने धीरे से आस्था के गाल को सहला दिया। वही रुद्र के सिंदूर भरते ही आस्था की आंखें उस एहसास से बंद हो गई। तभी रुद्र उसका गाल सहलाते हुए धीरे से बोला, आप सिंदूर लगाना भूल गई थी, पर आज के बाद यह मत भूलिएगा। रुद्र की बात सुनकर आस्था ने आंखें खोल उसकी तरफ देखा। आस्था को याद आया, शायद जल्दबाजी में वह सिंदूर लगाना भूल गई थी। यह सुनकर आस्था ने अपनी आंखें खोली और रुद्र को देखने लगी। रुद्र भी उसे ही देख रहा था। वही वसुंधरा जी का मुंह और आंखें रुद्र की बात सुनकर हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रुद्र ने शादी कर ली। कुछ तो था जो उनके दिमाग में चल रहा था, पर क्या, यह तो वही जाने। तभी वह रुद्र को देखते हुए गुस्से में बोली, ऐसे कैसे शादी कर ली? और यह लड़की है कौन? किस परिवार से है? खानदान क्या है इसका? क्या यह हमारे बराबर की है भी या नहीं? वसुंधरा जी की बात सुनकर आस्था को अच्छा नहीं लगा और उसने अपनी नजरें झुका ली और उसके चेहरे की उदासी रुद्र से भी सही नहीं गई। उसने वसुंधरा जी की तरफ देखा और बोला, मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, और क्यों मैंने शादी की है यह मैं किसी को बताना जरूरी नहीं समझता, और आपको तो बिल्कुल भी नहीं। यह बोलकर उसने आस्था की तरफ देखा और फिर उसके हाथ से आरती की थाल लेकर उसने मंदिर में रख दी और उसका हाथ पकड़कर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। सभी सर्वेंट भी अपना अपना काम करने लगे। वसुंधरा जी वही खड़ी बस रुद्र और आस्था को जाते हुए देखती रही। पर फिर वह भी गुस्से में घर से बाहर निकल आई। वह अपनी गाड़ी में बैठी और वहां से निकल गई। रुद्र आस्था को रूम में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाकर खुद उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर बोला, सॉरी अगर उनकी किसी बात का आपको बुरा लगा हो तो। आस्था, क्या वह आपकी माँ है? रुद्र की बात का जवाब देने के बजाय आस्था ने आगे उससे ही सवाल किया, तो रुद्र उसके चेहरे को देखने लगा। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मुझे सिर्फ जन्म इन्होंने दिया है, पर मेरी परवरिश मेरे पापा ने की है। इनके लिए तो मेरे पास कभी टाइम था ही नहीं। यह हमेशा बस अपनी किट्टी पार्टी में बिजी रही। कभी इन्होंने यह तक नहीं देखा कि इनका एक बेटा भी है जो घर पर इनका इंतजार करता रहता है। पापा हमेशा मेरे साथ रहते थे। माँ बाप दोनों का प्यार मुझे उन्होंने ही दिया, और एक दिन वह भी मुझे छोड़कर चले गए। पापा के जाने के बाद भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा पापा के मरने के 10 दिन बाद ही इन्होंने पापा के छोटे भाई यानी कि मेरे चाचा मिस्टर रौनक प्रताप सिंह से शादी कर ली। यह सब बोलते हुए रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। वही आस्था उसकी आंखों में दर्द और खालीपन को देख सकती थी। पता नहीं आस्था के मन में क्या आया, उसने आगे बढ़कर रुद्र को अपने गले से लगा लिया। रुद्र को भी शायद उस वक्त उसकी ही जरूरत थी। उसने भी आस्था को कसकर पकड़ लिया और उसकी गर्दन में अपना चेहरा छुपा लिया। आस्था बस उसके पीठ और बालों को धीरे धीरे सहलाने लगी। रुद्र की पकड़ उस पर कस गई। उसने आस्था को अपने और भी नजदीक कर लिया। रुद्र को आस्था के गले लगकर बहुत सुकून मिल रहा था। वह ऐसे ही आस्था के गले लगकर बोला, पापा के जाने के बाद बस दादी थी जिन्होंने मुझे संभाला। मेरी माँ ने कभी मेरी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और खुद का बिजनेस शुरू किया। दिन रात मेहनत कर उस बिजनेस को आगे बढ़ाया। कोई साथ नहीं था, अकेला था मैं। पर फिर एक दिन वह मेरी जिंदगी में आई। यह बोलकर वह चुप कर गया। उसकी पकड़ आस्था पर और भी मजबूत हो गई। आस्था को रुद्र के ऐसे पकड़ने से दर्द हो रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह महसूस कर सकती थी कि रुद्र की धड़कनें बहुत तेज धड़क रही थी, सांस भी तेज चल रही थी। उसने उसके बालों को सहलाना जारी रखा
तभी रुद्र फिर बोला, आस्था, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, पर प्रॉमिस कीजिए आप मेरी बात सुनकर मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। मुझे नहीं पता आप मानेंगी या नहीं, पर मैं अब आपके बिना नहीं रह सकता। इन 2 दिनों में ही आप मेरे दिल में बस चुकी हैं। यह रुद्र जिसे लड़कियों के नाम से भी नफरत हो गई थी, उसकी जान बन चुकी हैं आप। इसलिए प्रॉमिस कीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह सुनकर आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगी। यह बोलकर वह आस्था से अलग हुआ, पर उसे खुद से दूर नहीं किया। उसने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और प्यार से उसे सहलाते हुए बोला, बोलिए ना, नहीं जाएंगी ना मुझे छोड़कर। उसकी बात सुनकर आस्था ने उसकी आंखों में देखा और बोली, आपको छोड़कर अब जाऊंगी भी तो कहाँ। कौन है मेरा इस दुनिया में। जिन्हें अपना समझा था वह तो अपने होकर भी अपने नहीं थे। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसका माथा चूमा और उसे अपने सीने से लगाकर बोला, मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। अब मैं ही आपका सब कुछ हूँ और आप मेरी। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सीने से लगी बैठी रही। तभी रुद्र उसके बालों को सहलाते हुए बोला, 3 साल पहले मैं एक बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में राजस्थान गया था। मीटिंग वहाँ के एक होटल में थी। वहाँ पर मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई थी। समायरा नाम था उसका। जब मैं होटल से निकल रहा था तो वह अचानक से मेरी कार के सामने आ गई थी और उसे चोट लग गई थी। इसलिए मैंने उसकी मदद की। धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। जितने दिन मैं राजस्थान में रहा हम साथ घूमते, साथ खाते। मुझे उसका साथ अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे मुझे उससे प्यार हो गया। मैंने उसे प्रपोज किया तो उसने हाँ कह दिया। मैं बहुत खुश था, वह भी मेरे साथ बहुत खुश थी। वह यही मुंबई में शिफ्ट हो गई थी। उसकी इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह यहीं पर जॉब करने लगी। मैंने उसे बोला कि मेरी कंपनी में जॉब कर ले, पर उसने मना कर दिया। मैंने भी उसे ज़्यादा फोर्स नहीं किया, पर हम साथ रहते। मैं उसकी हर ज़रूरत को पूरा करता। उसकी हर ख्वाहिश उसके बोलने से पहले ही पूरी हो जाती। 2 साल तक हम साथ रहे। एक दिन मैंने उससे शादी करने के लिए बोला तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे उसका व्यवहार चेंज होने लगा। मुझे लगा शायद वह अभी शादी नहीं करना चाहती है, इसलिए मैंने उसे फिर इस बारे में कोई बात नहीं की। पर एक दिन मैं एक क्लाइंट से मिलने के लिए एक क्लब गया था। मैंने उसे वहां देखा। वह दूसरे लड़के के साथ उसकी बाहों में थी। उसे ऐसे किसी और की बाहों में देखकर एक पल को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। पर जब मैं उन दोनों के पास गया तो वह मुझे देखकर मुस्कुरा दी और ऐसे व्यवहार करने लगी जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो कि वह मेरे सामने किसी गैर मर्द की बाहों में है। मैंने उससे पूछा कि वह उस इंसान के साथ क्या कर रही है, तो उसने मुझे कहा कि यह उसका बॉयफ्रेंड है। मेरे साथ उसने प्यार का नाटक भी उसी के कहने पर किया, ताकि वह मुझे अपने प्यार में पागल कर दे और फिर मेरा दिल तोड़कर मुझे इमोशनली कमज़ोर कर दे। और वह लोग अपने प्लान में कामयाब भी हो गए थे। मैं सच में उसके प्यार में पागल हो गया था। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट भी गया था, पर फिर भी मैं खुद को संभाल लिया। उसके धोखे की वजह से मुझे लड़कियों से नफरत होने लगी। फिर आस्था के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, पर मेरी हर रात एक नई लड़की के साथ गुजरती। लड़कियां बस मेरी ज़रूरत बनकर रह गई थी। पर उस दिन आपको देखा जब आप छुपकर एक तरफ खड़ी होकर शादी देख रही थी। आपका पूरा चेहरा दिखाई तो नहीं दे रहा था मुझे, पर मेरा मन आपका पूरा चेहरा देखने को कर रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मन कर रहा था कि आपके पास जाऊं और सामने से आपके चेहरे को देखूं, पर कुछ पल बाद आप वहां से गायब हो गई। मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी। फिर जब रूम में लेटा हुआ था तो आपकी आवाज़ सुनाई दी। आप मदद के लिए पुकार रही थी। जब वहां पहुंचकर आपको उस हाल में देखा तो यहाँ पर अजीब सा दर्द हुआ। यह बोलकर उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया। रुद्र की आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर आस्था की आंखों में भी आंसू आ गए। वह बस एकटक रुद्र को देखे जा रही थी। रुद्र ने फिर उसके चेहरे को हाथों में भरा और बोला, आप जो बोलेंगी मैं करूँगा, जैसा चाहेंगी वैसा करूँगा। बस आप भी मुझे छोड़कर मत जाना, पापा की तरह। आप भी मुझसे दूर मत जाना। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा, इस बार नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा। रुद्र अब पैनिक करने लगा था। वह बस लगातार यही बात बोले जा रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना। उसकी ऐसी हालत देखकर आस्था घबरा गई। उसके चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसे शांत करवाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए। देखिए, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जा रही हूँ आपको छोड़कर। बस आप शांत हो जाइए। आस्था उसे शांत करवाने की कोशिश कर रही थी,
पर रुद्र शांत ही नहीं हो रहा था। तभी प्रवीण, जो रुद्र को बुलाने ऊपर उसके रूम में आया था, जब उसने रुद्र को ऐसे पैनिक करते हुए देखा तो भागकर अंदर आ गया। उसने जल्दी से बेड के एक ड्रॉर से एक इंजेक्शन निकाला और रुद्र की बाजू में लगा दिया। धीरे धीरे रुद्र शांत होने लगा। आस्था अभी भी घबराई सी रुद्र को देख रही थी, जिसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। रुद्र ने अपना चेहरा आस्था के कंधे पर रख दिया और आंखें बंद कर ली और नींद की आगोश में चला गया। आस्था उसे ऐसे देख और भी ज्यादा घबरा गई। उसे घबराते हुए देखकर प्रवीण बोला, आप फिक्र मत कीजिए, बॉस ठीक हैं। आस्था ने उसकी तरफ देखा तो वह बोला, वह अंकल के जाने के बाद से ही बॉस को ऐसे पैनिक अटैक आते हैं। आस्था ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। फिर उसने प्रवीण की मदद से रुद्र को अच्छे से बेड पर लिटाया। उसे ब्लैंकेट से कवर कर वह उसके चेहरे को देखने लगी। तभी प्रवीण आस्था को देखकर बोला, एक बात कहूँ मैम। आस्था ने उसकी तरफ देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। तो प्रवीण रुद्र को देखते हुए बोला, मैं बहुत सालों से बॉस के साथ हूँ। यह ऊपर से दिखाते तो नहीं हैं, पर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं और अकेले हैं। इन्हें किसी के साथ की ज़रूरत है। आज तक इन्होंने कभी किसी से अपने पास्ट के बारे में कोई बात नहीं की, पर आपको इन्होंने खुद से सब कुछ बताया है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इन्हें समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है एक आप ही हैं जो बॉस को संभाल सकती हैं। मैं चलता हूँ। अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो बॉस के फ़ोन से मेरा नंबर लेकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। यह बोलकर वह वहाँ से चला गया। आस्था अभी भी रुद्र को देख रही थी। उसके दिमाग में रुद्र और प्रवीण दोनों की बातें चल रही थी। वह कुछ सोच रही थी। वह धीरे से रुद्र के पास बेड पर बैठ गई और उसके चेहरे को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता मैं यह कर पाऊंगी या नहीं, पर आज तक जिंदगी का कोई मकसद नहीं था, पर अब इस जिंदगी को एक मकसद देना चाहती हूँ। वह यह है कि आपको वह सारी खुशियाँ दूँ जो आप डिजर्व करते हैं। मेरे साथ जो भी हुआ मैंने उसे ही अपनी किस्मत मान लिया था, पर आपने मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी किस्मत बदल दी। आपने एक अजनबी होकर भी मेरा साथ दिया, मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, पर मैं एक पत्नी बनकर आपका साथ दूंगी। हर मोड़ पर आपके साथ रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। यह बोलकर वह रुद्र के बालों को सहलाने लगी। वसुंधरा जी बहुत गुस्से में थी। वह रुद्र के मेंशन से निकली और अपनी गाड़ी में बैठकर एसपीएस कॉरपोरेशन पहुंची, जो कि उनके पति रौनक प्रताप सिंह की कंपनी थी। यह कंपनी रुद्र के पापा शमशेर प्रताप सिंह जी ने स्टार्ट की थी, जिसे चलाने में रौनक जी उनकी मदद करते थे। पर रुद्र के पापा के मरने के बाद वह खुद इस कंपनी के सीईओ बन गए थे। रुद्र उस समय बहुत छोटा था और इस कंपनी को संभालने लायक नहीं था, इसलिए रौनक जी ने सब अपने अंदर कर लिया। पर अभी भी इस कंपनी में रुद्र के नाम पर 30% शेयर्स हैं। पर रुद्र ने बड़े होकर अपने दम पर अपनी एक अलग कंपनी शुरू की, आरपीएस कॉरपोरेशन, और अपनी मेहनत के बलबूते पर उसने उस कंपनी को इंडिया ही नहीं बल्कि विदेशों में भी नंबर 1 पर पहुंचाया। वसुंधरा जी कंपनी पहुंची और जल्दी से लिफ्ट से होते हुए रौनक जी के केबिन में चली गई। रौनक जी जो लैपटॉप पर अपना काम कर रहे थे, उन्होंने वसुंधरा जी को देखा और उठकर उनकी तरफ आते हुए बोले, अरे वसु, तुम यहाँ? तुम तो रुद्र से मिलने उसकी विला गई थी, पर यहाँ कैसे? वसुंधरा जी ने उनकी तरफ देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, उस लड़के ने सब खराब कर दिया, सालों की मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उनकी बात सुनकर रौनक जी ने उन्हें पकड़कर सोफे पर बिठाया और बोले, पहले शांत हो जाओ और बताओ क्या हुआ। वसुंधरा जी ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करते हुए बोली, रुद्र ने शादी कर ली। उनकी बात सुनकर रौनक जी चौंक गए और बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब वह शादी कैसे कर सकता है? समायरा के दिए धोखे के बाद तो उसे लड़कियों से नफरत हो गई थी। वह लड़कियों के साथ सिर्फ रातें गुजारता था, पर कभी किसी को खुद के करीब तक नहीं आने दिया। फिर अचानक शादी कैसे कर ली? वसुंधरा जी, वही तो समझ नहीं आ रहा है। हमने सोचा था कि समायरा के धोखे के बाद वह टूट जाएगा, फिर मैं कैसे भी करके उसे मना लूंगी और अपनी पसंद की लड़की से उसकी शादी करवा दूंगी और उस लड़की के जरिए उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूंगी। पर इस लड़के ने सब बर्बाद कर दिया, मेरी सालों की मेहनत खराब कर दी। मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मतलब समायरा को रुद्र की जिंदगी में लाना किसी और का नहीं,
वसुंधरा जी और रौनक जी का प्लान था, पर इन्होंने ऐसा क्यों किया? खैर, यह तो आगे आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। तभी रौनक जी ने उन्हें शांत करवाते हुए बोले, तुम पहले शांत हो जाओ और यह बताओ, यह लड़की कौन है जिसने रुद्र से शादी की है? वसुंधरा जी आस्था का चेहरा याद करते हुए गुस्से से बोली, पता नहीं कौन है, पर जो भी है उसे रास्ते से हटाना होगा, वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। इतने सालों की हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फिर वह रौनक जी की तरफ मुड़ी और बोली, रौनक, तुम उस लड़की के बारे में अपने आदमियों को पता करने के लिए बोलो। या तो वह हमारे प्लान में हमारा साथ देगी, नहीं तो उसे रास्ते से हटाना होगा। और मैं तब तक समायरा को पूछती हूँ कि वह कहाँ पर है। उसे वापस बुलाना होगा, उसे रुद्र की जिंदगी में वापस लाना होगा। एक वही है जो हमारे प्लान को पूरा होने में हमारी मदद कर सकती है। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज तक रुद्र कभी किसी लड़की को अपने विला नहीं लाया था, पर किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि रुद्र से कुछ पूछ सके। रुद्र ने भी किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया और आस्था को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। उसने आस्था को धीरे से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट उठाकर खुद अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वह शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आया और आस्था को एक नज़र देखकर रूम से निकल गया। प्रवीण नीचे ही उसका इंतजार कर रहा था। दोनों स्टडी रूम में चले गए। रुद्र वहां जाकर अपनी सीट पर बैठ गया और प्रवीण उसके सामने खड़ा हो गया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोला, जो बोला था वो हो गया? प्रवीण, यस बॉस, जैसा आपने बोला था सब वैसा ही हुआ है। रुद्र ने आंखें बंद कर फिर सीट से सिर टिका लिया और बोला, मेरे अपनों को तकलीफ देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ता। फिर उसने तो मेरी पत्नी पर अपनी गंदी नज़र डालने की कोशिश की थी। मेरी पत्नी मेरा सुकून है और जो मेरे सुकून को तकलीफ पहुंचाएगा, यह रुद्र प्रताप सिंह उसे जहन्नुम में भेज देगा। इस समय उसके चेहरे पर एक सुकून दिखाई दे रहा था जो आस्था के लिए था। प्रवीण उसे ही देख रहा था। दरअसल रुद्र ने अजीत को पुलिस के हाथों एनकाउंटर करवा दिया था। उसने यह दिखाया था कि अजीत ने पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश की थी, जिस वजह से उसे पकड़ते हुए पुलिस की गोली लग गई और वह मर गया। रुद्र तो चाहता था कि अपने हाथों से अजीत को सजा दे, पर कुछ सोचकर उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद रुद्र और प्रवीण ऑफिस का काम करने लगे। वही आधे घंटे बाद आस्था की नींद खुली। वह उठकर बेड पर बैठ गई। तभी उसकी नज़र कमरे पर गई। खुद को अनजान जगह देखकर वह डर गई। उसे याद था कि वह रुद्र के साथ प्लेन में थी। वह पहली बार प्लेन में बैठी थी, इसलिए डर रही थी और रुद्र उसे शांत करवा रहा था। फिर शायद वह वैसे ही रुद्र को पकड़े सो गई थी। वह यही सोच रही थी कि अगर वह रुद्र के साथ थी तो अभी रुद्र कहाँ है और वह इस रूम में कैसे आई। अजीत ने जो भी उसके साथ किया था, उस वजह से एक अनजाना सा डर उसके मन में पनप रहा था। वह जल्दी से अपनी जगह से उठी और रूम से बाहर की तरफ जाने लगी। नई जगह होने की वजह से उसे समझ नहीं आ रहा था कि रुद्र कहाँ होगा और उसे जाना किधर है। तभी उसकी नज़र सामने गई, जहाँ से रुद्र और प्रवीण आ रहे थे। रुद्र को देखकर आस्था की जान में जान आई। वह भागकर रुद्र की तरफ गई। रुद्र की नज़र भी आस्था पर गई, जो उसकी तरफ ही भागकर आ रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वह इस तरह से क्यों भाग रही है। वह अपनी जगह पर ही रुक गया। तभी आस्था जाकर एकदम से उसके सीने से लग गई। रुद्र हैरान रह गया। उसके हाथ हवा में ही रह गए। तभी उसने महसूस किया कि आस्था बहुत डरी हुई और घबराई हुई है। उसकी सांस तेज चल रही थी और शरीर भी हल्का कांप रहा था। यह महसूस कर रुद्र ने उसे बाहों में भर लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। प्रवीण ने उन दोनों को ऐसे देखा तो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। वही रुद्र और आस्था एक दूसरे को बाहों में भरे खड़े थे। उन्हें देखकर वह कोई नहीं कह सकता था कि कल तक यह दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे। उन दोनों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि जैसे बरसों से बिछड़े दो प्रेमी हो, जो आज एक दूसरे को मिले हो। दोनों दिल से अकेले थे। शायद इसलिए दोनों एक दूसरे में अपना सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और आज दोनों को एक दूसरे के साथ सुकून मिल भी रहा था। रुद्र और आस्था एक दूसरे को बाहों में भरे खड़े थे।
कुछ देर बाद आस्था को एहसास हुआ कि वह कहाँ है। वह जल्दी से रुद्र से दूर हो गई और अपनी नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। वही रुद्र जिसे आस्था को बाहों में लेकर सुकून मिल रहा था। आस्था के दूर होते ही उसे खाली खाली सा लगने लगा। वह बहुत बेचैन सा हो गया। उसने आस्था की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़ी थी। घबराहट उसके चेहरे पर मौजूद थे। रुद्र उसके करीब आया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, क्या हुआ? आप इतना क्यों घबरा गई थी? आस्था वैसे ही नजरें झुकाए हुए बोली, वह हम खुद को अकेला अनजान रूम में पाकर डर गए थे, इसलिए। वैसे हम तो प्लेन में थे, फिर यहाँ कैसे पहुँचे? उसकी बात सुनकर रुद्र उसे देखते हुए बोला, हम प्लेन में थे, पर आप सो गई थी, इसलिए एयरपोर्ट से यहाँ तक मुझे आपको उठाकर लाना पड़ा। उसकी बात सुनकर आस्था ने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आस्था ने फिर अपनी नज़रें झुका ली और धीरे से बोली, तो आप मुझे उठा देते। उसकी बात सुनकर रुद्र थोड़ा सा उसके नज़दीक आया और उसके कान के पास झुककर धीरे से बोला, मेरी बीवी सोते हुए मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मेरा मन नहीं किया उन्हें उठाने का और मैं उन्हें अपनी गोद में उठाकर यहाँ तक ले आया ताकि उनकी नींद खराब ना हो। उसकी बात सुनकर आस्था की धड़कनें तेज हो गई। उसने कसकर अपनी साड़ी को पकड़ लिया और वैसे ही गर्दन झुकाए खड़ी रही। रुद्र उसे ही देख रहा था। उसे पता था कि आस्था को इस रिश्ते को अपनाने में टाइम लगेगा, पर वह अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि वह जल्दी से इस रिश्ते को अपना ले। तभी वह उसे देखते हुए बोला, चलिए फ्रेश हो जाइए, फिर डिनर करते हैं। आस्था ने धीरे से हाँ में गर्दन हिलाई और जल्दी से उस रूम में चली गई जहाँ से वह वापस आई थी। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।